और मैं आज ये अंतिम लेक्चर इसका लेके आ रहा हूँ। और शिमला में गाइस मौसम ख़राब हो गया है, बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है, तो हो सकता है कि आपको ठीक से सुनाई भी ना दे, पर कोशिश करेंगे। थोड़ी साउंड्स को बढ़ा दूंगा मैं। चलिए गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सप्तस्वरीय श्रृंखला में हमारा जो अंतिम लेक्चर है, और इसमें जो एपिसोड नंबर 7 में हम निषाद स्वर के बारे में बात करेंगे। आज का जो स्वर है वो है निषाद स्वर। चलिए गाइस, पहला पॉइंट्स देख लेते हैं। नी का पूरा नाम निषाद है। अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट्स गाइस कि नी का नाम, निषाद का नाम नी क्यों पड़ा, या नी का नाम निषाद क्यों पड़ा। ठीक है, तो नी के नामकरण का कारण क्या है। पहला पॉइंट्स है गाइस, स्वरों की पराकाष्ठा। क्या है स्वरों की पराकाष्ठा? जिस स्वर पर सभी स्वर निषद होते हो, यानी समा जाते हो, वो निषाद कहलाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि निषाद का नाम निषाद क्यों पड़ा। निस दिन भी आप कह सकते हैं कि इसके अर्थ का कारण है। अब गाइस, तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। नी की आंदोलन संख्या की अगर बात करें तो मंद्र नी आप देखेंगे तो 225 पर यहाँ पर स्थापित है, और अगर 225 को आप प्लस कर देते हैं, 225 कितना हो जाएगा आपका गाइज? 400 एंड 450। ये मध्य निषाद की आंदोलन संख्या निकल कर आ जाएगी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य निषाद की आंदोलन संख्या 450 है। इसी प्रकार अगर तार निषाद की आंदोलन संख्या ज्ञात करनी हो तो 450 को आप प्लस कर दीजिए, 900 आपका निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार गाइज, अगर आपको अति तार निषाद की आंदोलन संख्या ज्ञात करनी होगी तो गाइज आपको 900 को प्लस करना पड़ेगा, यानी 1800 आपका निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो है अति तार निषाद की आंदोलन संख्या निकल कर आ जाएगी। चलिए गाइज, फोर्थ पॉइंट हम देख लेते हैं। नी के रूप में वर्णन अगर बात करें तो नारद परिव्राजक उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। पाँचवां पॉइंट हम देख लेते हैं। नी का अगर रस की बात करें तो करुण रस ये नी का जो है बताया गया है। गाइज, आप इसके जोड़े भी बना सकते हैं, जैसे गंधार और निषाद से करुण रस की उत्पत्ति होती है। मध्यम और पंचम से श्रृंगार और हास्य रस की उत्पत्ति होती है। रेशव और दैवत से आपके विभत्स और भयानक रस की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार जो है आप जो है सातों स्वरों के रसों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब गाइज, हम छठे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। नी स्वर का अगर छंद की बात की जाए तो गाइज इसका जो छंद है वो है गाइज इसका जगती छंद है। कौन सा छंद है गाइज? जगती छंद है। और जगती छंद का जो अक्षर काल संख्या है वो है गाइज 48। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। सातवां पॉइंट्स, नी स्वर के अधिष्ठाता देवता की अगर बात करें तो सूर्य देवता माने गए हैं। नी स्वर के अधिष्ठाता देवता क्या है? सूर्य देवता माने गए। नी का अगर संवाद की बात करें तो सा के साथ इसका अति अनिष्ट संवाद है, यानी पूरी जिसको बोलते हैं कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, दुश्मन है बिल्कुल। ठीक है, तो नी का जो षड्ज के साथ संवाद किया है वो अति अनिष्ट संवाद है, यानी बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। आप हारमोनियम पर ट्राई करके देख सकते हैं षड्ज और निषाद को साथ में बजाकर, तो किस तरह की ध्वनि उत्पन्न होगी। नी का प्रकृति में उत्पत्ति स्थान की बात करें तो हाथी से इसकी जो है ध्वनि मिलती है, इसलिए इसका जो प्रतीक माना गया है हाथी को माना गया है। नी का अगर वर्ण की बात करें गाइस तो वर्ण है वैश्य वर्ण, और इसका वर्णन जो मिलता है अहोबल के संगीत परिजात में मिलता है, जो कि 1650 में लिखा गया है और 17वीं शताब्दी भी कहा जाता है। तो इसका वर्णन कहाँ मिलता है? अहोबल के संगीत परिजात में इसका वर्णन मिलता है। नी का अगर रंग की बात करें तो मिश्रित रंग क्यों बताया गया है गाइज? मिश्रित रंग इसलिए बताया गया, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको पंचम के बारे में, इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था, तो पंचम के बारे में मैंने बताया था आपको कि प का जो कलर है वो काला है और ध का क्या है? पीला। वहाँ पर पीत बताया गया था पिछले लेक्चर में, तो पीत का मतलब है पीला। अब निषाद का मिश्रित कलर इसलिए बताया गया गाइज क्योंकि इसमें सभी स्वरों का मिश्रण आ जाता है, इसलिए मिश्रित कहा गया है। 12वां पॉइंट हम देख लेते हैं गाइज। नी का अगर रूप की बात करें तो दो रूप इसके हमें देखने को मिलते हैं गाइज। पहला रूप कौन सा है? शुद्ध रूप। दूसरा है विकृत रूप। ठीक है, चलिए 13वें पॉइंट्स की श्रुति के बारे में बात कर लेते हैं गाइज। प्राचीन ग्रंथकारों ने कितनी श्रुतियां मानी है? तो प्राचीन ग्रंथकारों ने भी निषाद की जो श्रुति है वो 2 मानी है, और उसी प्रकार आधुनिक ग्रंथकारों ने भी निषाद की 2 श्रुतियां मानी है।
अब इनके स्थान की बात कर लेते हैं गाइस। आप जैसा कि हर वीडियो में मैं बोलता आ रहा हूँ कि प्राचीन ग्रंथकारों ने जो है अंतिम श्रुति पर स्वर स्थापित किया था और आधुनिक ग्रंथकारों ने जो पहली श्रुति पर स्वर स्थापित किया था। तो यहाँ पर आपके इसके स्थान बदल जाएंगे। तो प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार निषाद की जो निषाद कौन सी श्रुति पर स्थापित है, तो अंतिम श्रुति कौन सी आती है हमारी, जैसा कि मैं आप गिनिए जरा, तीव्रा, कौंदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, कोद्रा, रौद्री, क्रोधा, बज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपली, आलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, शोभिनी। ठीक है, तो आपकी अंतिम शोभिनी श्रुति पर हमारा निषाद क्या है, वो स्थापित है गाइस। अब आधुनिक के अनुसार आप देखेंगे तो ये कौन सा है आपका, अभी मैंने जैसे काउंट कराया आपको, तो आप देखिए कौन सी श्रुति पर स्थापित है। तो 21वीं श्रुति कौन सी हमारी, इससे पीछे वाली, तो उग्रा श्रुति है। तो वहां पर हमारा क्या है, निषाद स्वर है, स्थापित है गाइस। अब गाइस हम नी स्वर से जुड़ी अन्य जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं, क्या इसमें फैक्ट्स दिए गए हैं उस पर चर्चा करते हैं। चलिए आइए बात करते हैं। क्रमानुसार यह सप्तक का कौन सा है, 7वां स्वर है गाइस। आप सभी लोग जानते हैं ये क्रम से आपका 7वां स्वर है। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, शुद्ध निषाद केवल संवादी की भूमिका में रहता है, वादी की नहीं। आप जैसे रागों का अध्ययन करते हैं तो कभी भी आपने किसी भी राग में जो है निषाद को वादी स्वर नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि ये जो है वादी स्वर होता ही नहीं है। इसका जो हमें रूप मिलता है वो सिर्फ संवादी के रूप में देखने को मिलता है या प्रयोग करने को मिलता है। अब तीसरा पॉइंट देख लीजिए गाइज, ये आप अगर कोई संस्कृत शब्दों में अगर पूछे कि भाई निषाद स्वर की विशेषता क्या है, ऐसा निषाद स्वर के बारे में ऐसा क्या है जो सभी स्वरों से अलग करता है, तो ये पहला पॉइंट से आपका यहाँ निषाद स्वर जो किसी स्वर का जो है वादी नहीं होता। अब कोमल निषाद की बात कर लेते गाइज। कोमल निषाद ना तो वादी होता है और ना ही संवादी होता है। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा फैक्ट है कि कोमल निषाद ना तो किसी का वादी होता है ना ही संवादी होता है। इस तरह के प्रश्न गाइज इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं कि आप किसी स्वर की विशेषता बताइए, फलाने स्वर का नाम फलाना क्यों पड़ा, या इस स्वर की आप कोई विशेषता ऐसी बताइए जो और स्वरों से इसे अलग करती है या भिन्न प्रतीत होता है, तो आप उसमें ये फैक्ट्स आसानी से बता सकते हैं। चौथा पॉइंट है गाइज, यह चल स्वर है। चल स्वर मीन्स अपने स्थान से इसका विकृत रूप भी देखने को मिलता है, कभी उतरता है कभी चढ़ता है। कर्नाटक संगीत में उसका जो है, जैसे हमारे हिंदुस्तानी संगीत में तो शुद्ध रूप हमारा कौन सा है, उसका जो विकृत रूप है वो उतरा हुआ है, वहाँ पर उसका उल्टा है, उतरा हुआ क्या है उनका शुद्ध रूप है। ठीक है, जब ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, शुद्ध रूप, नीचे की ओर क्या हो जाएंगे, विकृत हो जाएंगे। नीचे की ओर उनका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और जब ऊपर को स्वर चढ़ेंगे तो विकृत हो जाएगा वो। इस प्रकार से उनका उल्टा चलता है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं, 5वां पॉइंट्स गाइज। कोमल निषाद खमास थाट का मुख्य स्वर है। कोमल निषाद क्या है, खमास थाट का ये मुख्य स्वर माना जाता है। गाइज अब थोड़ी सी बारिश कम हो गई है तो आपको ठीक से समझ आ रहा होगा, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अब प्रकृति का तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा शोर आ रहा था। आप तो ऐसा कर सकते हैं, साउंड थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं या हेडफोन यूज़ कर सकते हैं। कोमल निषाद खमास थाट का प्रमुख स्वर है, क्योंकि खमास थाट अगर आप देखेंगे तो उसमें कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है, इसी कारण से जो है खमास थाट बनता है। छठा पॉइंट हम देख लेते हैं गाइस, शुद्ध निषाद को षड्ज का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप देखें शुद्ध निषाद जब लगता है तो उसके बाद कौन सा आता है हमारा, सा स्वर आता है, तो इसको प्रवेश द्वार भी कहा गया। इसीलिए कहा गया है कि प्रवेश स्वर माना जाता है, प्रवेश द्वार भी कहा गया है, क्योंकि इसके बाद षड्ज आता है। 7वां पॉइंट गाइस हम देख लेते हैं कि शुद्ध निषाद से एक रागांग राग बनता है, तो वो कौन सा बनता है राग गाइस, वो बनता है गौरी। 8वां पॉइंट हम देख लेते हैं गाइस, गुणीजनों द्वारा कहा जाता है कि कोमल निषाद की अपनी सही जगह पर स्थिति केवल अवरोही में होती है, ऐसा गुणीजनों का कहना है। आरोहात्मक कोमल निषाद तार षड्ज की ओर देखता है, यानी कि आरोहात्मक जो आपका कोमल निषाद है वो आरोहात्मक जब हम ऊपर को जाते हैं तो तार षड्ज की ओर उसका थोड़ा झुकाव रहता है, और कोमल निषाद जो अब क्या बोल रहा है कि गुणीजनों द्वारा कहा जाता है कि कोमल निषाद की अपनी सही जगह पर स्थिति केवल अवरोहात्मक में होती है, यानी आरोहात्मक में थोड़ा सा ऊपर को जाता है, अवरोहात्मक में अपनी स्थिति पर आ जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या कहा गया है यहाँ पर। 9वां पॉइंट हम देख लेते हैं, कोमल निषाद केवल 2 तरह से प्रचार में देखा जाता है। तो कौन कौन सा है उसका, 2 स्वरों को लगाने जो 2 रूप में इसका देखने का जो मिलता है गाइज, देखने को जो मिलता है,
साधारण कोमल निषाद, तो साधारण कोमल निषाद हमारा किस राग में प्रयोग होता है? तो मालकौंस। अगर आपने राग किया होगा गाइज तो मालकौंस के ये जो रागदारी ये सारा प्रैक्टिकल वर्क है और इसमें आप अनुभवी तभी कर सकते हैं जब आप खुद से करेंगे, जितना खुद से समय देंगे इसको। और दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि आंदोलित कोमल निषाद का प्रयोग कहाँ हो जाता है? तो ये हो जाता है हमारा राग मेघ में। जब आप राग मेघ को गाएंगे तो उसमें आंदोलित कोमल निषाद का प्रयोग होता है। 10वां पॉइंट्स गाइज, और ये हमारा अंतिम पॉइंट्स भी है। कोमल निषाद साम गायन में अनुदात स्वर हुआ करता था। उदात स्वर, अनुदात स्वर, स्वरित स्वर। उदात ऊंचा, अनुदात नीचा, स्वरित होता है मध्य का, बीच का। तो यहाँ पर गाइस कोमल निषाद की बात हो रही है, आप शुद्ध निषाद ना समझें इसको। कोमल निषाद साम गायन में अनुदात स्वर हुआ करता था, ऐसा माना जाता है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर को आपको अच्छा लगता है लेक्चर, तो प्लीज़ इसको वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपने भाई बहनों तक ज़रूर इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाएं। और गाइस अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये डोमेस्टिक चैनल है, घरेलू चैनल है हिमाचल का, इसमें क्या कंटेंट आएगा, तो गाइज ऐसा मत सोचिए। मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट लेके आने वाला हूँ और वी फैक्ट्स के साथ, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा और हमारी क्रियात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है रेगुलरली बने हुए होंगे मेरे चैनल पर। और गाइज कृपया ज़रूर लाइक करें, लाइक करने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, क्योंकि हमें भी तभी मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने का। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का हम लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं गाइज, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, किसी और टॉपिक पर बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए गाइज, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।